पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और आयरलैंड, इटली और फ्रांस, बुल्गारिया और यूनान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक। पंचायत राज विषय है। पंचायती राज का जो मुद्दा है वो किसका विषय है? क्या समवर्ती सूची का है, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है या विशेष अधिकारों की सूची में है? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 के लिए जल्द ही ROARO की वैकेंसी रिलीज करने वाली है और उसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपदा पूर्व प्रबंधन की तरह से एग्जामिनेशन हॉल की तरह पेपर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं और GS फुल पेपर के बेस्ड पे MCQ की सीरीज एग्जाम 30 लेकर के आई है आपके लिए। अब तक इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 3 सीरीज आ चुकी हैं। ये चौथा सेट है प्रैक्टिस सेट का ROARO। साथ ही ये UP SSC, SSC, MTS, रेलवे और CHSL जैसे अदर एग्जामिनेशंस में भी आपको यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम 30 का प्रैक्टिस सेट आपको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एग्जाम 30 सिर्फ 10 क्वेश्चनों पे डिस्कशन ऐसे नहीं करती है कि क्वेश्चन आया उसका आंसर बताया स्किप कर गए। हमारा प्रयास ये होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चन डील करें और मल्टीपल क्वेश्चन आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना दें। इसलिए हमेशा मैं अपने PPT में एक जलता हुआ बल्ब जरूर रखता हूं ताकि आप अपना माइंड हमेशा उज्जवल बनाए रखें, क्योंकि अगर आपके आत्मचिंतन में, आपके अंतःकरण में अगर रोशनी उत्पन्न रहेगी हमेशा तो आप जागृत अवस्था में रहेंगे और एक जागृत पुरुष और महिला के अंदर सोचने और समझने की शक्ति काफी तीव्र हो जाती है। वो शुभ अशुभ को समझता है, उचित अनुचित को समझता है और सही निर्णय तक पहुंचता है, क्योंकि यही सिविल सेवा में जाने का एक रास्ता है। यही आपका जो संयम है, यही जो आपका सही निर्णय लेने का पक्ष है, वो मॉक टेस्ट से उभर करके आता है कि आप सीमित समय में सीमित क्वेश्चंस के दौरान और जो इसमें कठिनाइयां होती हैं प्रश्न की, उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं कि सही हैं, लेकिन उसमें से सर्वोत्तम उत्तर तक आपको पहुंचना होता है। यही मानक है किसी भी सेवा में जाने का कि सेवा में जाने के पश्चात आपके पास हजारों समस्याएं आ सकती हैं, हजारों समाधान एक साथ, एक ही समस्या के 3-4 समाधान दिख सकते हैं, लेकिन आपको सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचना है और यही समाधान सिखाता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉप MCQ द्वारा सफलता की प्राप्ति। आप अगर ROARO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 17 जुलाई से लखनऊ सेंटर अलीगंज में एग्जाम 30 में स्टार्ट होने जा रहा है। संकल्प से सिद्धि बैच ये 17 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें, हम आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जाके तैयारी कर सकते हैं और अगर आप कॉल करके नॉर्मल क्वेरीज और इंफॉर्मेशन अदर्स लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 9519483938 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर दूसरा नंबर हमारा है 9935888651। इस पे कॉल करके आप ROARO की एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सामने है। राज्यसभा के निर्वाचन में किसी राज्य से उम्मीदवार बनने के लिए उस राज्य में मतदाता होना अनिवार्य है, मतदाता होना आवश्यक नहीं है, जन्म होना अनिवार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतदाता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक रूप से राज्यसभा के लिए भी, जिस राज्यसभा या मतलब राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा में 250 सीट होते हैं, 250 सीटों में 245 पे चुनाव होता है और हम सभी जानते हैं कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हम चुनते हैं अपने MLAs को जो विधानसभा में बैठते हैं और ये MLAs चुनते हैं किसको? राज्यसभा के MPs को।
दो तरह के एमपी होते हैं, एक लोकसभा के और एक राज्यसभा के। तो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं एमएलए। तो ये इनडायरेक्टिव हो गया, और इनडायरेक्टिव वे में ये हो गया कि इन 245 सीटों को अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से वितरित किया गया है, और ये जो जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, तो अनुसूची 4 में आपको दिखेगा राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो अब तक सबसे ज्यादा जो सीटों का आवंटन हुआ है, 31 सीट उत्तर प्रदेश के पास है राज्यसभा का। पहले मतदाता होना अनिवार्य था, लेकिन बाद में एक केस चला, फिर उसके बाद जो फैसला आया उससे ये निकल के आया कि मतदाता होना आवश्यक नहीं है। कोई भी अगर राज्यसभा का एमपी बनना चाहता है, कोई भी पार्टी उसे अपने विधायकों के समर्थन के हिसाब से राज्यसभा में भेज सकती है। ठीक है, पंचायत राज विषय है। पंचायती राज का जो मुद्दा है वो किसका विषय है? क्या समवर्ती सूची का है, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, या विशेष अधिकारों की सूची में है? तो सबसे पहले तो विशेष अधिकारों की सूची काट दीजिए, ऐसी कोई सूची है ही नहीं। 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक अलग से सूची है जो चौथी सूची कहा जाता है, इसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, ये अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पंचायतों के बारे में जान लेते हैं। पंचायत के बारे में पहले डीपीएसपी में प्रारंभिक रूप से ही प्रावधान था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। डीपीएसपी कहाँ है? संविधान के पार्ट 4 में इसका वर्णन है। यहां देखिए, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, और डीपीएसपी का आर्टिकल 40 पंचायतों के बारे में बताता है, और यही आर्टिकल 40 को संवैधानिक रूप देने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसके थ्रू पंचायतों को एक संवैधानिक पोस्ट बना दिया गया। इसके साथ और क्या क्या किया गया? पार्ट 9 जो पहले हटा दिया गया था, इस पार्ट 9 को पुनः जोड़ा गया, और पार्ट 9 में पंचायतों की बात की गई। पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट दिया गया कानून बनाने के लिए। ठीक है, 29 सब्जेक्ट दिए गए पंचायतों के कानून बनाने के लिए। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये जो शेड्यूल अभी पहले मैंने बताया, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात की गई, 29 सब्जेक्ट दी गई, और इसमें और क्या क्या प्रोविजन किया गया? 73rd। इसी के बाद 74 आया, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है, और नगर पालिका के बारे में क्या क्या बात की गई है? यहाँ देखिए, पंचायत और एक तरफ है नगर पालिका। ये आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये आया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 11वीं अनुसूची जोड़ी गए, और यहाँ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसको 18 विषय दिए गए काम करने के लिए, और इसको 29 विषय दिए गए काम करने के लिए। दोनों के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया। कोई 21 वर्ष का हो तो नगर पालिका और नगर निगम में चुनाव लड़ सकता है, 21 वर्ष। साथ ही साथ पंचायतों के लिए जो काम करने की 3 चीजों की अनिवार्यता थी, इसके साथ और भी कुछ चीज थे जो अनिवार्य थे, जिनको राज्यों को मानना ही था। उनमें पहला ये था कि सभी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग जो इन दोनों का चुनाव कराएगी। दूसरा, सभी राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो राज्यों को यह निर्देश देगा कि वह अपने कर में कितना प्रतिशत पंचायत और नगर पालिका को हस्तांतरित करें। और 33% मिनिमम महिलाओं के लिए सभी पोस्टों पे आरक्षण की बात की गई। तो इतना सब कुछ जानते हैं। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने की बात की गई। और नगर पालिका, ये किसकी सिफारिश पे किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पे किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय किया गया, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर।
ठीक है, ये हो गया आपके पंचायत के बारे में। ठीक है, और पंचायत के बारे में कौन कौन सी समितियां बनी थी यहां देख लेते हैं। पंचायत, तो पंचायत के गठन के लिए, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो है, सबसे तेजी से और सबसे ऊपर जो उड़ता है वो है बाज, और बाज समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके समिति, फिर सिंघवी समिति बनाई गई थी। ठीक है, और फिर थुंगन समिति भी बनाई गई थी। थुंगन समिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आरक्षण देने की बात इसी ने की थी सबसे पहले, थुंगन समिति ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखा आपने, एक प्रश्न के साथ साथ मल्टीपल प्रश्न आपको देखने को मिले एक ही जगह पे, यही एग्जाम 30 की खासियत है, और एग्जाम 30 की टीम हमेशा ऐसा ही प्रयास करती है कि आपको बेहतर जानकारियां मिले। अगला है आपका प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, उपरोक्त दोनों सदनों की संयुक्त समिति है, किसी भी सदन की हो सकती है? नहीं, ये सिर्फ लोकसभा की होती है। और समितियों को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं संसद के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस काम को बांटने के लिए संसद का सदन हमेशा सेशन में नहीं रहता है। इसलिए अगर वो सेशन में नहीं है तो उसके अलावा साल भर जो काम करती हैं वो कमेटियां होती हैं, अलग अलग कमेटी है। एक है आपका प्राक्कलन कमेटी, एक है आपका लोक लेखा कमेटी, एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, ये अलग अलग समितियां हैं, जिसमें प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, और इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इसमें, और लोकसभा के ही सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो स्पीकर करते हैं, स्पीकर नियुक्त करते हैं, किसी इन्हीं 30 में से किसी एक को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये मोस्टली सत्ता पक्ष का होता है, सत्ता पक्ष। वहीं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इस 22 सदस्यों में से 15 + 7 किया जाता है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसमें लोकसभा में विपक्ष का सर्वाधिक बड़ा नेता जो होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष में, उस पार्टी के आदमी को लोकसभा में लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसको भी स्पीकर नियुक्त करते हैं। उसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें भी 15 + 7 का प्रावधान है, और इसमें भी जो है लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष बनाता है। और इन सभी समितियों को क्या किया जाता है? इन सभी समितियों को प्रत्येक वर्ष रिन्यूएट किया जाता है, यानी एक एक वर्ष के लिए इनका गठन होता है। लोक लेखा समिति का बड़ा महत्व है, क्योंकि लोक लेखा समिति आर्टिकल 148 के तहत कैग का एक पोस्ट है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति, इसलिए इन दोनों को मितव्ययी समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना जान गए आप प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, लोक लेखा समिति सर्वप्रथम 1921 में बनाई गई थी। ठीक है, अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो राज्यसभा टीवी, अब जो संसद टीवी हो गई है, उस पे जाकर के आप सर्च करिएगा लोक लेखा समिति के 100 वर्ष, लोक लेखा समिति के 100 वर्ष, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक और चीज आप सर्च कर लीजिएगा, संसदीय समितियां, संसदीय समितियां ऐसे करके, और लास्ट में लिख लीजिएगा संसद टीवी, तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और आयरलैंड, इटली और फ्रांस, बुल्गारिया और यूनान। तो राइट ऑप्शन इज फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वतीय सीमा का निर्धारण पिरेनीज पर्वत करते हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? स्वेज नहर, पनामा, कील, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट ऑप्शन इज कील नहर। आइए अब जानते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर, ये देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। एक स्लाइड ले लेते हैं। मैप बनाना सीखिए आप लोग भी।
ये वर्ल्ड मैप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये अरब सागर है, ये अरेबियन कंट्रीज है, ये फारस की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मोरक्को देश, मोरक्को की राजधानी रकबाबाद, सर्वोच्च चोटी टाउल बकल। और इसी मोरक्को से इतिहास का एक प्रश्न बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक यात्री गया था इब्न बतूता, जिसने अरबी भाषा में रहला लिखी थी, यही मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। और यहाँ पे पाई जाती है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। और पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपका ये पूरा इंग्लैंड का द्वीप है, ये लोग जब भारत में और पूर्व की तरफ आते थे व्यापार करने, तो पूरा अफ्रीका, यहाँ केप ऑफ हुड है, पार करके आना पड़ता था, लंबा समय लगता था। लेकिन यहाँ पे जो मिस्र है, यहाँ इजराइल है, ठीक है, तो मिस्र में पाई जाती है सिनाई पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला वो जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, तो यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, ये पूरी तरह से मिस्र के अंडर में है। और यहीं से एक नहर खोदी गई, नहर बनाई गई, यहाँ पे है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। और इसके नीचे जो लाल सागर में खुलेगा वो कहलाता है आपका पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। और बीच में छोटी छोटी झीलें हैं, उसका भी नाम आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करती है स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हुए अरब सागर में ओपन कर देती है। और ये खुली आपकी 1869 में, जब महात्मा गांधी का जिस ईयर में जन्म हुआ, और लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई भारत और पूर्वी देश में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये आपके स्वेज नहर का इतिहास हो गया। चलिए फिर उसके बाद आपका पनामा नहर, पनामा नहर को मैं समझा देता हूं आपको, यहाँ छोटा सा मैप लेकर के। पनामा नहर बनाया गया है आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए। क्यों जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी भैया? जोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुख्य भूमि से पार करना मुनासिब नहीं था, मुख्य भूमि से पार कर पाना मुनासिब नहीं था। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहलाता है। यहीं पे पनामा नामा एक देश है। तो अगर कोई यहाँ पे ग्लासगो द्वीप समूह है, इक्वाडोर का एक ग्लासगो करके द्वीप है, जहाँ विश्व के सर्वाधिक ऊंचे बड़े और पुराने कछुए पाए जाते हैं। ये ग्लासगो एकदम इक्वेटर पे है। यूपीएससी ने डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछा था एक बार। इक्वेटर यहाँ से गुजरता है, 0 डिग्री लाइन। तो अगर यहाँ से कोई आदमी है और उसको यहाँ ब्राज़ील की इस सीमा पे व्यापार करना है, तो पूरा यहाँ पार करके इधर आना पड़ेगा, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। या कैलिफोर्निया का कोई आदमी है, यहाँ कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया से उसको ब्राज़ील में आकर के व्यापार करना है, तो इतना पार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ नहर बनाई गई, आर्थिक समृद्धि के लिए पनामा में नहर खींची गई। यही पनामा नहर कहलाता है, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और कील नहर तो आप जान ही गए, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। वेयर इज बाल्टिक सागर? ये है बाल्टिक सागर और ये है आपका उत्तरी सागर। यहीं बीच में कील नदी बनाई गई है, ठीक है, कील नहर। धान की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन अगर आप देखें तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, क्योंकि भारत का चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है, प्रथम स्थान चाइना का है। भारत में कृषि के प्रकार एग्जाम 30 पे ही वीडियो आ चुकी है, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप चावल की खेती कैसे होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये आप वहाँ पे जान जाएंगे। अगला मिलाइए, सूची से मिलान करना है। वीटी कल्चर मिल जाएगा आपका अंगूर से, पीसी कल्चर मिल जाएगा आपका मत्स्य पालन से, सेरीकल्चर रेशम से और हॉर्टिकल्चर सब्जी से, ठीक है। तो डी का 1 कहाँ पे है? डी का 1 यहाँ पे है, ठीक है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है या गोदावरी है? तो दक्षिण भारत की लंबाई के क्रम में नदियों को याद करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, बहुत से लोगों को सिखा चुका हूं। एक बार अगर उस फॉर्मूले को आप याद कर लिए तो दक्षिण भारत की नदियों का लंबाई में अगर क्रम लगाने को आ जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लिखना है गोकन महकता है, गोकन महकता है, गोकन महकता है। तो इसमें गोकन महकता जो है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दक्षिण भारत की नदियों को समझने के लिए। तो गोकन महकता में सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी, फिर तापी। गोकन महकता है, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो दक्षिण भारत में नदियों की लंबाई का क्रम आप भूलने वाले नहीं हैं। वहीं अगर उद्गम की बात की जाए तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो महादेव श्रेणी में मिलती है, सतपुड़ा रेंज में ही। फिर उसके बाद महानदी आपको पंचेत डैम के पास से निकलती हुई मिलती है। कावेरी नदी आपको ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से, और गोदावरी नदी स्वयं बकेश्वर नासिक के पास से निकलती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की राजधानी ग्रीव्रज थी, ग्रीवज को बाद में किस नाम से पुकारा जाने लगा? ग्रीव्रज को किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो राजगीर के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? यानी 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों का जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय नामक किताब से हमें मिलती है, और उसमें तक्षशिला जो है गांधार जनपद की राजधानी थी। और यहाँ पे आप देखिए ये मत्स्य है, ये अश्मक है, ये कंबोज है, ये अलग अलग महाजनपद हैं। ठीक है, किस राज्य का मुख्य केंद्र आधुनिक केरल राज्य का एक भाग था? चोल, चेर, पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो चेर। हम जानते हैं दक्षिण भारत में 3 सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली सत्ता की स्थापना हुई थी प्राचीन भारत में। केरल के आसपास चेर थे, बीच में पांडे थे, और पूरा तमिलनाडु का इलाका चोलों ने अधिग्रहित किया था। ठीक है, चोल वंश बड़ा फेमस हुआ, विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें कई महान और प्रतापी शासक हुए हैं। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट द्वारा देशों के जीते हुए जनगणों और देशों के नाम गिनाए गए हैं? तो समुद्रगुप्त है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। जबकि बिंबिसार जो है, ये बिंबिसार आपके हर्यक वंश, जो मगध का पहला साम्राज्य है, हर्यंका डायनेस्टी, उसका प्रथम राजा है बिंबिसार। ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार, इन्हीं का पुत्र हुआ था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या करके, अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। फिर इसका बेटा इसकी हत्या कर दिया, उदयन, और उदयन का बेटा नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, हर्यंक वंश का। ठीक है, चलिए अब थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वर्धन। और पुष्यभूति वर्धनों में ही क्या हुआ कि एक वंशावली चलती चली आई, और इसी वंशावली में सबसे फेमस राजा हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही काल में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत की यात्रा पे आया था, और लगभग कई वर्षों तक ये रहा था। हर्षवर्धन के ही काल में बाण भट्ट एक फेमस इनका राज्य कवि था। हर्षवर्धन ने कई सारी रचनाएं भी लिखी हैं। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक। ठीक है, बाबरनामा नहीं, ये तो तुझके बाबरी जिसको कहते हैं, और ये बाबर ने लिखा हुआ है अरबी भाषा में। तारीखुल हिंद, ये तारीखुल हिंद जो है ये भी दूसरे साहित्यकार ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही भी नहीं है, ये है खजाइन उल फतूह। खजाइन अल फतूह जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। सुलह कुल की नीति
किसने अपनाई थी? ये अकबर ने अपनाई थी। अकबर की महजर नीति, 16 कुल की नीति, दीने इलाही, इबादत खाने का निर्माण, लाहौर का किला, ये सब जो है इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और तब शाहजहां। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। 1835 में मैकाले मिनट आया था शिक्षा का, और इसने शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को सर्वश्रेष्ठ माना। डूरंड आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड किसके काल में? लैंसडाउन के काल में। अब यहाँ देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आया है, तो यहाँ जानिए 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया सती प्रथा का उन्मूलन? 1829 में सती प्रथा अधिनियम पारित हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल भी कहे जाते हैं और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था और इसके थ्रू क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। इन्हीं के शासनकाल में ठगी प्रथा को खत्म किया था स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड कर्जन इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हो रहा है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसी के शासनकाल में हम पुलिस फ्रेजर आयोग का गठन देखते हैं जो पुलिस से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड मार्ले मिंटो को सुधार 1909 मार्ले मिंटो का सुधार हुआ था। ये लॉर्ड मार्ले जो थे भारत सचिव थे उस वक्त, और मिंटो क्या था? लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे आ रहा है लॉर्ड रिपन का काल। लॉर्ड रिपन के ही काल में 1881 में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम बना था। लॉर्ड लैंसडाउन के जमाने में द्वितीय कारखाना अधिनियम ठीक 10 साल बना था। 10 साल बाद 1891 में लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। इनको जनता ने इनके कार्यों के लिए सज्जन रिपन कह करके पुकारा था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये कारखाना अधिनियम आ गया। फिर इन्होंने क्या किया था? अपने जस्ट पहले वाले लॉर्ड लीटन के शासनकाल में आए शस्त्र अधिनियम को समाप्त किया था। साथ ही साथ उसने 19 वर्ष कर दिया था सिविल सेवा की परीक्षा देने की आयु को। इन्होंने फिर इस सिविल सेवा की आयु को बढ़ा करके और ऊपर कर दिया। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज सज्जन रिपन। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में क्या हुआ है? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ है। ठीक है, इनके ही शासनकाल में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में रॉलेट एक्ट आया था। इन्हीं के शासनकाल में 1919 का एक्ट आया था। ठीक है, फिर है लॉर्ड रीडिंग का भी शासनकाल काफी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, भारत असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में आया? बताइए। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला है चौरी चौरा की घटना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? बताइए। चौरी चौरा की घटना किस गवर्नर जनरल काल में हुई? तो ये हुई थी चौरी चौरा की घटना लॉर्ड रीडिंग के जमाने में। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड वेवेल ये 1944 के आसपास भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के शासनकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था और इन्होंने ही शिमला समझौता बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर जनरल अंग्रेजों ने भेजा है वो है। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड विलिंगटन इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड रीडिंग के बारे में अभी बताया। लॉर्ड लिनलिथिगो 1940 में सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, इन्हीं के शासनकाल में आ रहा है अगस्त प्रस्ताव। पहली बार अंग्रेजों ने जब स्वीकार किया भारत के लिए संविधान सभा, तो वो किसमें किया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथिगो के ही शासनकाल में 1940 के आसपास व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। पहले सत्याग्रही हुए थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त और महिलाओं में सरला देवी का प्रमुख योगदान मिलता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया? किसके शासनकाल में बताइए? तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में इसको पारित किया गया है। लॉर्ड इरविन के शासन में गांधी इरविन समझौता हुआ है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और रावी नदी के तट पे पहली बार 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था 1930 में। फिर इन्हीं के शासनकाल में जो है 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फिर मिलान करना है विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी को। तो सी को मिल जाएगा स्क्रवी से, डी रिक्टेटस से, बेरी रोग विटामिन बी की वजह से, और विटामिन ए रतौंधी जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। एग्जाम 30 लगातार प्रयास कर रहा है ऐसे मॉक टेस्ट देने का जो आपको 10 क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 50, 60, 100 क्वेश्चन कराया जा सके। तो देखते रहिए एग्जाम 30, फॉलो करते रहिए, क्योंकि एग्जाम 30 का एकमात्र स्लोगन है कंसेप्ट के साथ फैक्ट देना, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट we can't deliver any fact in examination hall. That's why I am always saying concept is very important for civil services and other competitive examination. So please subscribe this exam 30 platform. Jai Hind.